न्यू कासल क्रिश्चियन नेट NCN टीवी के प्रोग्राम आपके मुताबिक में तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सैमसन जावेद, मेरी साथी मेज़बान एडवोकेट नादिया हमीद जो लीगल एडवाइज़र हैं NCN टीवी और NCN टीवी की ही चीफ एडवाइज़र सिमाब आसिफ की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू नहायत ही अहमियत का हामिल है, जमहूरियत में अक़लियतों के हकूक़। इसी मुनासिबत से आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत जो हुकूमत के ऐवान बाला और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से तल्लुक़ रखते हैं और हुकूमती सतह पर इंसानी हकूक़ के लिए कोशां हैं। तो हम जनाब कामरान माइकल और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इस प्रोग्राम में बड़ी गर्म जोशी से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बकौल इल्लामा इकबाल, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और फिर एक शायर और भी कहते हैं कि यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्त शाही पर कभी मकार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि जमहूरियत हुकूमत की बदतरीन शक्ल है, सिवाय इस तमाम सूरतों के जो वक्तन फ़क्तन आजमाई गई। मजहबी रियासतों और बादशाह के खात्मे के इत्तकाई अमल ने यह साबित कर दिया कि जमहूरियत ही इंसानी हकूक़ की ज़मानत देती हैं, जहाँ नस्ल, मजहब और अक़लियतों में इम्तियाज रवा नहीं रखा जाता है। इज़हार ख्याल और राय दही का हक हासिल होता है। गर्ज किसी भी गिरोह का अपने अकीदे की बुनियाद पर जमहूरियत से इनकार करना मुनाफ़िकाना अमल है। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 25 अलफ 1 में इस बात की ज़मानत देता है कि कानून के सामने तमाम शहरी बराबर हैं और वो कानून के मुसावी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अक़लियतों के लिए आज़ादाना तौर पर अपने मजहब का दावा करने और इसकी सकाफ़तों को फ़रोग़ देने और इनकी सकाफ़तों को फ़रोग़ देने के लिए मुनासिब इंतज़ामात किए गए हैं, मगर आइन पर अमल दरामद को मुमकिन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अक़लियतें बेशुमार मसाइल से दो चार हैं। 2016 में पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की कोशिशों से एक बिल मंजूर किया गया, जिसमें ज़बरदस्ती मजहब तब्दीलियों को कलादम करार दिया गया। ताहम गवर्नर ने कभी भी इस बिल की तौसीक़ नहीं की। 2014 में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान में ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली की रोकथाम का सद्देबाब किया जाएगा। तो जिसके समरात भी सामने नहीं आ सके। मुख्तसर ये हुआ कि जब पाकिस्तान में कोविड की वबा फैली तो बहुत सारी तंजीमों की तरफ से हिंदू और क्रिश्चियन को राशन तकसीम नहीं किया गया, ये कहकर के ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। और इसी तरह बहुत सारे अब तक भी ऐसे रवैये हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए इंतहाई अजाब बने हुए हैं। तो नाज़रीन, आज हमने इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए पैनल हमारे साथ है कि हमारी ये इस इंसानी हकूक़ से मुतालिक हैं, ये क्या कर रहे हैं, आज मुफस्सल बात होगी। तो मैं अपने जो आज हमारे साथ एंकर पर्सन हैं, मैं मज़ीद गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला उनके हवाले करता हूँ। सिमाब आसिफ, थैंक यू वेरी मच जी, प्लीज़ शुरू कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सैमसन साहब, एंड न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क को भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि इतने सेंसिटिव इशू पे उन्होंने इस वक्त ये प्रोग्राम किया है। मैं ज्यादा वक्त तमहीद में नहीं बांधूंगी, क्योंकि हमारे पास आज जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत रिलेटेड लोग हैं, और मैं फौरन से उनके तारुफ पे आऊंगी ताकि हम उसके फौरन बाद गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर सकें। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट में डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेडिकल एक्सपर्ट हैं, कॉलम नगार हैं,
दानिश्वर हैं और इसके साथ साथ वो डायरेक्टर हैं अंजीली मीडिया के, चीफ एडवाइजर हैं एनसीएनटीवी के। बैन अल-अक़वामी सतह पे, नेशनल लेवल पे वो जो इश्यूज हैं होते हैं उन पे उनकी बहुत गहरी और बारीक नजर है। हमारे साथ इसके साथ पैनल पे हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान माइकल साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है एंड he has served as a minister for minorities affairs, human rights, social welfare and finance, and held the cabinet portfolio for federal minister of ports and shipping. और इसके साथ साथ उनको ये एजाज भी हासिल है कि वो पाकिस्तान के पहले पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और पंजाब में बजट भी पेश किया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के पहले मसीही सेनेटर होने का तुरा इम्तियाज भी उन्हीं के सर है। मौजूदा सेनेटर हैं और पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हैं सेनेट को। इसके साथ हमारे साथ आज के पैनल में मौजूद हैं एडवोकेट ज़िया अवान साहब, बहुत ही डेडिकेटेड एक्टिविस्ट हैं और स्टूडेंट लाइफ ही से वो ह्यूमन राइट्स पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। और यूं तो एक लंबी फहरिस्त है जो उनको नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन 1994 में उनको यंग आउटस्टैंडिंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। प्रेसिडेंट हैं वो लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड के, एक्स मेंबर हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इसके साथ साथ ये हवाला देना बहुत जरूरी है कि वो जनरल सेक्रेटरी हैं मददगार हेल्पलाइन के, जो पाकिस्तान की पहली विमेन एंड चिल्ड्रन हेल्पलाइन है और अब तक हजारों खवातीन और बच्चों को अदालतों से इंसाफ फराहम करने में बहुत इनका एक अहम रोल है। इसके साथ हमारे आज के पैनलिस्ट में हमें ज्वाइन किया है स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध फॉर ह्यूमन राइट्स मिस्टर वीरजी कोहली। वीरजी कोहली सिंध के नामवर सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं। 2005 से एचआरसीपी के सीनियर मेंबर हैं। हाई कोर्ट के नामवर वकील होने के साथ साथ एचआर के लॉज पर दस्तरस रखते हैं। 2019 में इनकी ह्यूमन रिसोर्स की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें ह्यूमन राइट्स पोर्टफोलियो दिया गया। इसके साथ हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे हमें very versatile person and I like her a lot, Sheema Kirmani. Sheema Kirmani is a Pakistani social activist and founder of Tehreek-e-Niswa cultural action group. और इसके साथ साथ Bharatnatyam, she is an exponent for this dance in Pakistan. Along with this, she is a choreographer, theater practitioner, director and producer. हमारे पैनलिस्ट आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी डिस्कशन होगी उससे डेफिनेटली माइनॉरिटीज के लिए बेहतर आएगी और बहुत सारे जो लोग हमारा आज का प्रोग्राम देखेंगे उनको जरूर सीखने को भी कुछ मिलेगा। आई वुड लाइक टू ओवर टू नादिया। थैंक यू सीमा, मेरी तरफ से सबको वेलकम और थैंक यू आपके आने के लिए और अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर अंजलि साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर साहब आप हमें जो इस साल ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करके बताएं कि क्या उसमें पाकिस्तान की सूरत हाल को किस तरह डिफाइन किया गया। जो ह्यूमन राइट्स पे रिपोर्ट शाया हुई है बहुत से लोग जानते हैं। बहरहाल उसको बुनियादी तौर पे यही है कि जब बच्चा घर में रिपोर्ट कार्ड लेके आता है स्कूल का, तो अगर वो छुपता फिरता है या उस बहानेबाजियां करता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। अब बात रिपोर्ट कार्ड, चले हमारे साथ बड़े पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अच्छे लोग हैं, दानिश्वर हैं, इसको डिस्कस करेंगे। मैं छोटी सी बात तमहीदन कहना चाहता हूं और वो ये है कि पाकिस्तान के साथ हम वो लोग जिन्हें अक़लियत कहा जाता है, जिनके बारे में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में मैं दो बुनियादी चीजें वाज़ा करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से पहले। पहली तो बात यह है कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें अक़लियत का तसव्वुर नहीं है। जमहूरियत में अक़लियत का तसव्वुर नहीं है, शहरी का तसव्वुर है। और जब शहरी हैं तो वो सब बराबर हैं। ये अक़लियत या गैर मुस्लिम कह के हमें जो एक तरफ लगा दिया जाता है और उसके फिर ऊपर रिपोर्टें शाया होती हैं यूरोप से, अमेरिका से, हमारे अपने लोग भी स्टैटिस्टिक्स को इधर उधर करके
कोई रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, नहीं जी सही बात ये है। तो पहली बात जो है, जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो ये है कि अक़लियत का तसव्वुर जमहूरी निज़ाम में नहीं है। जमहूरियत में शहरी हैं, शहरी बराबर होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बराबर होती हैं, उनके फ़राइज़ बराबर होते हैं। इक्वल ड्यूटीज, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल राइट्स होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो जमहूरियत में है वो ये कि सोच, ज़मीर, अकीदे और इजहार की आज़ादी होती है। जब ये चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, ये दबाए जाने की कोशिश की, तो फिर उस तरह की रिपोर्टें आती हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स में चंद रिपोर्टें पिछले सालों से मेरी निगाह से गुजर रही हैं। 1000 खवातीन जो जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिम लोगों से है, हमारी बच्चियां, बेटियां, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन वगैरह, उनको 1000 हर साल उनको मुसलमान बनाया जाता है जबरी तौर पे। इस पे मेरा ख्याल है बाद में बात होगी। मैं अब जरा दूसरी बात जरा करना चाहता हूँ, जो मेरी बुनियादी बात है आज की दलील के लिए। पहली तो बात यह है कि ये मुकाम अफसोस है कि हम जमहूरियत में बैठकर अक़लियत का जिक्र कर रहे हैं और ये नाला रो रहे हैं ये कि हमें अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। जमहूरियत में आइडियली अक़लियत नहीं होनी चाहिए, जहां पे हम एक तरफ आइडियलिस्टिकली रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, आइडियलिस्टिकली ये करने जा रहे हैं, वो करने, तो जो डेमोक्रेसी का बुनियादी आइडियल है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, उसमें अक़लियत नहीं है, हम हैं। अब ये बात जरा सोचने वाली है और इस पे खुल के बात होगी। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हम जिन्हें अक़लियत कहा जाता है, गैर मुस्लिम लोग जो है, ये नहायत ही अफसोस और शर्मनाक बात है। इसलिए क्योंकि हमारा समद इस धरती से कोई 10 साल, निस्फ सदी, 73 साल, 75 साल नहीं है। हम यहाँ के बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, और हम उस तहजीब का हिस्सा है जो कम से कम 10,000 साल पुरानी है। इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हमारा घर बहरे हिंद से लेकर हमाला तक था और हम इसी धरती के। इससे पहले के सिकंदर इधर आए, अब्दाली आए, गजनवी आए, इससे पहले के यहाँ पर गौरी आए, सूरी आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, ये हमारी धरती है। हम कब की अक़लियत बन गए भाई? we need to understand this is very very important point। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से दानिश्वर दोस्त हैं, मैं सबको सुनना चाहूंगा, और वो ये है कि आज वही लोग जो अक़लियत का लेबल लेकर हमें खुडेलान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुआशरे के चंद लोगों को, चंद लाख करोड़ लोगों को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी दे आर सेकंड क्लास सिटीजन्स, उनके ये है वो है, शोर मचा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे सब ठीक है, अखबारों में आए दिन आता रहता है। उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, आप तारीख को फिर पढ़ें, अपनी तारीख को फिर पढ़ें, आपकी अपनी लिखी हुई तारीख को खुद पढ़ें। और वो ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान अक़लियत के नाम पर बना था। पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि मुसलमान हिंदुस्तान, बड़े हिंदुस्तान में एक अक़लियत, और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अक्सरियत से बचने के लिए उन्होंने बनाया था। पाकिस्तान जब बना था तो अक़लियतों ने पंजाब को, मगरबी पंजाब को पाकिस्तान में डाला था। वो अक़लियत क्रिश्चियंस थी। पाकिस्तान में अक़लियतों के बड़े कारनामे हैं, और तालीम देने के लिए पारसियों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे पूरी। तो कहने का मकसद ये है, आज अक़लियत अक़लियत कह के और हमारे ऊपर, और ये शर्म की बात है पूरी कौम के लिए, जब रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे अभी जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ये होता है कि जी इतने अगवा हो गए, ह्यूमन राइट्स पामाल हो रहे हैं, जिन चीज़ों पे हमने दस्तखत किए हैं वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो बना ही अक़लियत के लिए था, और अगर आज आप अपनी अक़लियतों पर जुल्म कर रहे हैं, और रिपोर्टें उसकी अमेरिका से और यूरोप से आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन से बिल पास हो रहे हैं, डिबेट्स वहां पे हो रही हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। अक़लियत को पाकिस्तान से निकालने वालों को या कहने वाले को कि जी उन्हें सोचना चाहिए कि 10,000 साला तारीख हम आसानी से नहीं जाने देंगे।
हम इसी धरती के लोग हैं, यहीं पर रहेंगे, इसी की खिदमत करेंगे और इसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, यहीं रहेंगे। और आखिर में मैं एक शायर का बड़ा खूबसूरत सा एक शेर बयान करना चाहता हूँ वो, और इससे ये बात जाहिर होगी कि हमारा इस धरती के साथ क्या पैबंद है। बुनियाद की हर ईंट पे लिखा है मेरा नाम। पाकिस्तान की तारीख पढ़ ले, अकलियत अकलियत लफ्ज बार बार आएगा। हिंदुस्तान की अकलियतें नहीं चाहती कि ये एक मुल्क रहे, इसको डिवाइड किया जाए ताकि मुसलमान अकलियतें जो है वो महफूज हो जाए। बार बार अकलियत लफ्ज आएगा। बुनियाद की हर ईंट पे लिखा है मेरा नाम, फिर भी दीवार तेरे नाम से मंसूब हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये पूरी बात को आपने समराइज करके दे दिया कि क्या सिचुएशन है अक़लियत की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अक़लियत का तस्वर जमहूरियत में नहीं, और शहरी हैं तो सब बराबर हैं, इक्वल राइट्स इक्वल ड्यूटीज की बात करते हैं। और जो 1000 का फिगर आपने हमें बताया कि हर साल पाकिस्तान में खवातीन को जबरी मजहब का जो शिकार होते हैं, उसका जो नंबर आपने दिया 1000, which is a very alarming number. So in accordance, I will move on to शीमा किरमानी साहिबा कि पाकिस्तान, हम अभी इस वक्त तो प्रिसाइजली माइनॉरिटीज की बात करें, बट इफ वी लुक एट द सोसाइटी एंड द पैटर्न्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में खवातीन का रोल जो है या खवातीन की पोजीशन हमें वैसी बड़ी सबमिसिव आती दिखाई देती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माइनॉरिटी विमेन, तो वो हमें डबली जेपरडाइज्ड दिखती हैं। तो what would you say, because we've seen you working very hard, हमने आपको हर प्लेटफॉर्म पे जहां कहीं भी ह्यूमन राइट्स की बात हो, जहां कहीं भी नाइंसाफी की बात हो, हमने आपको बहुत एक्टिवली उस पे बात करते देखा है। तो आप बताएं कि हाउ डू यू लुक एट दिस अबाउट minority women, that they are doubly jeopardized in Pakistan? Thank you, Seema, and thank you to Dr. To all of you who are on the panel, and to the channel for inviting me. मेरा ताल्लुक कई तंजीमों से है। मैं पिछले 40 साल से ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिकली वुमेन्स राइट्स पे काम कर रही हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड तहरीक-ए-निस्वा, and I'm also one of the founders of Aurat March and another group called Siyasi Aurat Tehreek. I'm also a member of HRCP. मैं ये कहना चाहती हूँ आज इस पैनल, इस मौके पे, कि जब एक तो ये कि जो डॉक्टर अख्तर साहब ने बात की, I agree with almost everything that he is saying, कि in democracy में every citizen must have equal rights, चाहे irrespective of race, irrespective of religion, and irrespective of sex, irrespective of class. But unfortunately हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। ना ही ये कि religious, अभी ये लफ्ज़ minorities का ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, but the non-Muslim communities face a lot of problems, are not given equal rights, and women face a lot of problems and are not given equal rights. Transgenders face a lot of problems and are not given equal rights. तो बहुत levels पे discrimination और biases हैं। Cultural bias है, class divide है। अगर हम देखें कि 1947 में जो पाकिस्तान जब बना है, तो इस इलाके में जो non-Muslim communities थी, they comprised of 15% of the total population. और आज देखें कि they are just about 4% of the total population. तो आप देखें कि क्या हुआ इन non-Muslim communities को। पारसीस थे, बहाई थे, Christians, Hindus, so many Muslim sects जिनको फिर non-Muslim declare कर दिया गया वगैरह, like Ahmadis. तो ये सब लोगों they are forced to leave the country. क्यों? Because we do not give them equal rights. So I mean, I just feel कि ये the lack of tolerance जो पाकिस्तान में इस वक्त दिख रहा है, और जो मजहब का इस्तेमाल हो रहा है
ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है. This is leading towards greater and greater violence against the citizens of this country, violence against the non-Muslims, violence against women, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होते हुए नहीं दिख रहा है. मैं समझती हूँ ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, I feel that also leads to problems in the society. I think everybody should have the right to stand and get votes from the whole community of the citizens of Pakistan. फिर enforced conversions की बात है. Absolutely, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि laws भी बन चुके हैं, मगर implementation हमारे मुल्क में नहीं है. वक्त कम है तो मैं एक दो और चीजों का जिक्र करना चाह रही थी कि जब हम क्लास डिवाइड में देखते हैं तो unfortunately Christians do form poorest section of the society. मतलब they are very unprivileged. अभी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग को मीनियल टास्क के पे लगाया जाता है. उनके खिलाफ जिस तरह के बायसेस और जिस तरह के प्रेजुडिसेस हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं वो बहुत ही अजीब और गरीब बात है. where we talk about equality on one hand and on the other hand we discriminate so blatantly against people. और खास तौर से मैं ये कहूँगी कि इस इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ से हम अभी बात कर रहे हैं, which is the area of Sindh, which is supposed to be the area of great tolerance, of great Sufi culture. और Sufi culture में तो ये है कि do not discriminate against anyone, चाहे वो कुछ किसी भी मजहब का हो. मतलब ये है कि और जो बाहर दिख रहा है उससे आप नहीं तय करते कि इंसान क्या है. It is humanism, humanity जिसकी वो बात करते हैं. तो वो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ये जो humanity की बात शुरू से सुनते हैं वो खत्म हो गई. So we have destroyed the Sufi culture that we owned. That was our heritage, जो हमारा cultural, historical heritage रहा है, उसको हमने बर्बाद कर दिया है. और हम wealth की पूजा करने लगे हैं. Money, wealth, मतलब और हर जगह ये देखा जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन क्लर्जी हो, चाहे वो मुस्लिम क्लर्जी हो, चाहे हर क्लर्जीज में ये देखा जाता है, करप्शन देखा जाता है, मॉरल डेप्रिवेशन देखा जाता है. हम देख रहे हैं कि आए दिन कौन सा मुफ्ती है जो कि मदरसे में एक बच्चे का रेप कर रहा है. इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ कराची में ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज जो है उनके साथ क्या हो रहा है. दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. इवन दो आप देखें कि पारसीज, क्रिश्चियंस, हिंदूज, ये वो सारी कम्युनिटीज थी जिनने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तानी कल्चरल हेरिटेज में. मतलब स्कूल्स, सारी मिशनरी स्कूल्स, हम लोग सब मिशनरी स्कूल्स के पढ़े हुए हैं जहाँ पे क्रिश्चियन फादर्स, सिस्टर्स, मदर्स, नन्स पढ़ाया करते थे. हेल्थ हॉस्पिटल्स आप देखें, पारसीज ने, क्रिश्चियंस ने, सब ने बनाया हुआ है. एजुकेशनल institutions आप देखें, so many built by so many Parsis. So unfortunately हम इन सारी चीजों को बिल्कुल overlook कर रहे हैं. And I do not believe there is any democracy at the moment. And post conversions, लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, disappear किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है. So I don't see where is democracy. Unfortunately, there is no democracy at the moment. So that is what I would like to end on. कि अगर हम कोशिश करें और डेमोक्रेसी की तरफ जाएं तो हम तभी इक्वालिटी की तरफ जा सकते हैं. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट ऑफ फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन, and as Muhammad Ali Jinnah said that religion will not be the business of the state. We have forgotten all of that. And that is, I find that it is a very sad state of affairs that we are living in. Thank you. थैंक यू शीमा करमानी साहिबा. आपने बहुत अच्छे तरीके से कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक की जो मिनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, उनकी कंट्रीब्यूशन थी, वो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. और मैं आगे चलूंगी ज़िया साहब की तरफ कि ज़िया साहब आपका लीगल बैकग्राउंड भी है और साथ में आप औरत ऐप के नाम से एक ऐप भी आपकी सुपरविजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया
और मुख्तलिफ तरह के 1-5 के ऊपर भी आपकी सुपरविजन है। तो मुझे बताएंगे कि आपके पास जब मिनॉरिटीज के केसेस आते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि फोर्स कन्वर्जन का जो मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे डॉक्टर अंजलि साहब ने बताया कि 1000 का एक फिगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने दिया है, लेकिन अभी इस कोविड की सिचुएशन के अंदर जो फिगर है वो 2000 तक पहुंच चुकी हुई। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स के बारे में इशू आ रहे हैं या मिनॉरिटी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरह रिड्रेसल मैकेनिज्म यूज करते हैं ये वाला, कि उनको बेहतर तरीके से और उनको एहसास दिलाया जाए कि आप भी पाकिस्तान के मेजॉरिटी की तरह मिनॉरिटी भी उसी तरह के हकूक रखती है और उसी तरह की प्रोटेक्शन रखती है। नादिया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे बात करूं। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है पाकिस्तान में। एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, बिजनेस में देख लें, ओवरऑल उनके जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में वो बहुत अमेजिंग है। और हम इसीलिए बड़े उनको कदर की निगाह से हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन जो जितनी बातें यहाँ हो रही थी, जैसे डॉक्टर अंजलि ने और शीमा साहबा ने, उन्होंने जो बातें की हैं, आप थोड़ा सा उसके रूट कॉज की तरफ भी जाएं कि पाकिस्तान में जो इनटॉलरेंस पैदा हुआ है वो क्यों हुआ है, और पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें, और किस तरह से यहाँ कितना पैसा आता रहा है जिसकी वजह से लोगों को टुकड़ों में बांटा गया है। और न सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, बल्कि इवन मुस्लिम कम्युनिटी में जिस तरह उनको डिवाइड किया गया है, और जो लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, आपको पता है कि किस तरह किडनैपिंग्स होती हैं विमेन की, बच्चों के साथ जो जाती है, जैसे अभी शीमा साहिबा बात करी थी। तो ये बेसिकली ये पूरा एक वो है क्या, सीरीज ऑफ जो है ना इनटॉलरेंस की, उसको बाकायदा पैसा लगा के पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर गुज़श्ता 25-30 सालों से ये इनटॉलरेंट जो सोसाइटी नजर आती है पहले नहीं थी। आज जो कुछ नजर आ रहा है उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं हो रही। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त, उसमें डेमोक्रेसी तो मुझे नाम की नजर आती है, क्योंकि पॉलिटिकल विल उस तरह से नजर नहीं आ रही कि इन चीजों को ठीक किया जा सके। उसमें फोर्स कन्वर्जन भी हो सकता है, उसमें बाकी चीजें भी हो सकती हैं, हर इशू को आप उसमें टैकल कर सकते हैं। आप ये देखें कि प्रायोरिटी ये है कि गुज़श्ता मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया है कि जो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के उसमें अंडर में, उसका चेयर तक और उसके मेंबर्स तक अपॉइंट नहीं किए गए, क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है बेसिकली। और फिर पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी के साथ जो कुछ हो रहा है, और ऑलमोस्ट सिविल सोसाइटी को उन्होंने लपेट दिया है, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चली गई हैं, और ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है वो बहुत अलार्मिंग है। इसलिए वो वॉइसेस भी आपको नहीं मिलेंगी जो पहले हुआ करती थी। आप डेटा कलेक्ट करें, आपको जो है ना वो उसकी इजाजत नहीं होगी। आप बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं। तो मैं समझता हूं कि उसी सीरीज का एक पार्ट जो है वो माइनॉरिटी के साथ जो आपको ज्यादतियां नजर आती हैं, और उस पर फिर मरहम रखने की कोशिश की जाती है जब सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल विल के जरिए जो है चीजों को सही किया जाए। इसके अलावा आपने पूछा कि भैया हमारे पास जो कम्युनिटीज के लोग आते हैं खास तौर पे वायलेंस के हवाले से, तो चूंकि हमारी तो हेल्पलाइन विमेन एंड चिल्ड्रन की हेल्पलाइन है, और उसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे जो आते हैं वो अपनी कम्युनिटी के वायलेंस का शिकार होते हैं ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जब जहाँ पे इस तरह की लॉलेसनेस हो तो वहाँ पे अब्यूज भी बढ़ता है, और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है सोसाइटी में, ओवरऑल बहुत है। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी काफ़ी ज़्यादा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ डेवलपमेंट के काम भी हुए हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी के लिए पहले मैरिज लॉज नहीं थे, और डोमेस्टिक वायलेंस को भी एड्रेस नहीं किया गया था, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लॉ अभी बनाया गया है प्रोविंस में भी और फेडरल लेवल पे भी। लेकिन उसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन वी हैव टू येट टू सी कि वो इम्प्लीमेंटेशन
हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसमें जो ज्यादा जरूरत है। एक्सक्यूज मी, मैं जिया साहब आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। देखिए, मैं मानती हूँ कि अभी सिर्फ लेजिस्लेशन जो है वो बहुत कम है मिनॉरिटीज के हवाले से। अभी भी हम लोगों ने एक बहुत यानी हमें तकरीबन 74 इयर्स लगे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर सके कि नॉन मुस्लिम्स का जो वर्ड है वो इंसर्ट किया गया उसके अंदर। तो मैं आपसे स्पेसिफिकली चाह रही हूँ कि मीन ऐसा क्या मैकेनिज्म इस ऐप के थ्रू आपने डेवलप किया है कि कोई भी अगर फोर्स कन्वर्जन का इशू आ रहा है, चाहे वो किसी भी मिनॉरिटी से, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, किसी भी मिनॉरिटी से आ रहा है, क्या उसको प्रायोरिटी लेवल पे फैसिलिटेट किया जा रहा है या बस उनके आपके पास सिर्फ वायलेंस के ही केसेस आ रहे हैं? देखिए मैं इस हमारे सिनेरियो में पास, तो आपसे आ रही थी। जी हमारे पास ज्यादातर वायलेंस के केसेस आते हैं, और जो आप केसेस बता रहे हैं कन्वर्जन के हवाले से, वो HRCP उसको बहुत एबली करती है, और उसको लोग, हम सब, हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ होती हैं। लेकिन हम ज्यादातर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे कर रहे होते हैं। हमारे नजदीक ये नहीं होता कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है या पारसी है या जो भी हो, किसी भी उससे हो, तो वो हम उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो कन्वर्जन के अलावा अलावा जो एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो मैरिज लॉज हैं, खास तौर पे पर्सनल लॉज हैं, उनमें ना डेवलपमेंट की जरूरत है, खास तौर पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो वायलेंस का शिकार होते हैं अपने ही घर में, तो वो उससे निकलना चाहते हैं, और निकलने का रास्ता कभी कभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रिलीजियसली। तो उसको हम कैसे टैकल करें, ये नहीं, मैं इस पे कहूंगी कि आप भी लॉयर हैं, मैं भी लॉयर हूँ, हम लोगों के पास हर बात का एक सोल्यूशन होता है। इस पे जी मैं इस पे कभी भी नहीं एग्री करूंगी कि इस चीज को बहाना बना के अगर आप कन्वर्जन की तरफ जाएं या किसी नहीं, वो संगीन कदम की तरफ जाएं, मैं जिसके ये लिए नहीं कह रहा। रेमेडीज अवेलेबल है। कन्वर्जन, देखिए एक तो फोर्स कन्वर्जन है, और एक कन्वर्जन वो है कि आपने उस बॉन्डेज से निकलना है। वो एक्चुअली कन्वर्जन नहीं होता है। देखें, वो एक्चुअली कन्वर्जन नहीं होता है, जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है इतने अरसे से, कि वो कन्वर्जन नहीं है, बट टू गेट आउट फ्रॉम द बॉन्ड, दैट्स व्हाई पीपल डू दैट। सो दे वी हैव टू सी आल्सो द सॉल्यूशन, हाउ द अदर कंट्रीज हैव टैकल्ड दिस इशू, एंड हमें किस तरह के अमेंडमेंट्स की जरूरत है, उसमें थोड़ा ओपनिंग की जरूरत है। जहां तक रहा कि जो ओवरऑल माइनॉरिटी के साथ जो रवैयों की बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली यहाँ जितने स्पीकर्स ने बताया कि उनका जो ओवरऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट्स का, वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइड जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, वो स्टेप्स नहीं है उनको अपग्रेड करने के लिए। और जो इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिस तरह पहले डॉक्टर अंजलि ने बताया कि वो शहरी हैं, वो बराबर के शहरी हैं, उनका राइट किसी से भी कम नहीं है, जितने राइट मेरे हैं इतने उनके हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल फिर, बिल्कुल जिया साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हम जी मूव जी ऑन करेंगे आगे। बहुत बेहतरीन बातचीत की, और आपने जो सीरीज ऑफ इंटॉलरेंस की बात की है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हम एज ए नेशन कहीं ना कहीं अपना टॉलरेंस लेवल जो है उसको लूज करते जा रहे हैं। और हमारा इस बात से बिल्कुल डिनाइल नहीं है कि हमने देखा है कि माइनॉरिटीज का पाकिस्तान की क्रिएशन से लेके फ्रीडम स्ट्रगल, एस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रेंथनिंग एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकयात ऊपर नीचे हुए हैं और मुसलसल होते जा रहे हैं, जिसमें हम हमदर्दी तो जरूर शायद सबके साथ शो करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट मेजर की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। हम मूव ऑन करेंगे आगे। और जैसा कि अभी जिया साहब कह रहे हैं कि कुछ लेजिस्लेशन भी हो रही है, कुछ फेडरल लेवल पे, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे हो रही है, तो इसी की कंटिन्यूएशन में मैं मूव ऑन करूंगी वीरजी कोहली साहब की तरफ कि 2020 में जो सिंध हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट आया, वो वीरजी कोहली ही ने सिंध असेंबली में पास करवाया। और जहां तक मेरे नॉलेज में आया है, उसके रूल्स भी वीरजी कोहली साहब ने खुद लिखे हैं। तो मैं चाहूंगी कि वीर जी आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं कि ये एक्ट क्या है और इसके रूल्स में आपने क्या लिखा है। ये है कि देखो, लॉ मैंने नहीं बनाया, लॉ 2018 में आया था। उसमें हम शामिल जरूर थे, लेकिन उसका मैं अकेला क्रेडिट नहीं लेना चाहता। उसमें बहुत सारे और लोग हैं, जिसमें ऑपोजिशन के भी लोग हैं, माइनॉरिटी जो हमारे मेंबरान हैं उनके भी लोग हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग शामिल थे उसमें। लेकिन जो रूल्स हैं वो मैंने खुद बनाए 2019 में।
रूल्स मैंने अपने हाथों से खुद बनाए, उसमें भी मैंने दोस्तों की ज़ाहिर सपोर्ट तो ली है, लेकिन मैंने खुद बनाए, खुद मूव किए कैबिनेट में और खुद मैंने पास करवाए। तो ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा था। इससे पहले कोई भी हिंदू लड़की या लड़का ना वो कहीं से तलाक ले सकता था कोर्ट में जाके, ना कोर्ट में जाकर शादी कर सकता था। आमतौर पर हमारे पास कोई लड़का और लड़की दोनों अगर हिंदू हैं और आते हैं हमारे पास, मैं वकील हूं तो हमारे पास आते थे तो हम उनको तजवीज करते थे कि आप पहले चले जाएं किसी मंदिर में और वहां जाके पंडित के पास आप फेरे वेरे लगवा के और फिर आ जाए तो हम आप प्रोटेक्शन तो फाइल कर देंगे कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट शादी नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। तो ये जो लॉ था ये इससे पहले भी 80s में किसी ने मूव करने की कोशिश की नेशनल असेंबली में, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हिंदू कस्टम में और हिंदू लॉ में नहीं है तलाक होना, और जो खास तौर पे औरत है वो सेकंड मैरिज भी करे, जो इस लॉ में हमने किया है उसको राइट दिया है। तो ये उनका ये था कि ये जिस तरह का आप बिल लेकर आए ये तो हमारे लाशों के ऊपर से गुजरेगा तब पास होने देंगे। तो इस तरह की सोच तो रही है हमारे पास, तो हम आंखें बंद करने से मसला तो नहीं होता, लेकिन यह है कि वो चीजें हमने उसको उस प्रायोरिटी से नहीं देखी, हमने मूव नहीं की। एक दफा 80s में मूव की, उसके बाद कई असेंबलीज बनी लेकिन मूव नहीं हुआ। अभी जो बात हो रही थी उसको मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करूं कि ये चीजें जो इससे पहले हमारा जो कल्चर में नहीं थी, हम सब साझा कल्चर था, सब मिलकर चलते थे, मजहबी रवादारी थी, सूफी कल्चर था, लेकिन क्या हुआ? तो ये जो इसमें मैं ये समझता हूं, क्योंकि मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं, तमाम दोस्तों की बात से एग्री होते हुए सिर्फ उसमें इजाफा करूंगा कि उसमें बहुत ज्यादा जो रोल प्ले किया वो हमारे सिलेबस ने किया है। हमारे सिलेबस में हमने पढ़ाया गया बच्चों को कि जो हम थे वो पाकिस्तान इसलिए बना कि हम हिंदुओं के गुलाम थे और इतने साल हम गुलाम रहे। अब लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि इससे पहले 1000 साल तक जो है वो जो मिला जुला पूरा हिंदुस्तान था, उसमें तो हिंदुओं का राज नहीं था, मुसलमानों का था। और हम देखते देखते हमारे बचपन में भी जब हम देखते हैं या हमारे बड़ों से सुनते हैं तो हम रिलीजियस स्टडी पढ़ते थे। रिलीजियस स्टडी में क्रिश्चियनों का भी, क्रिश्चियन रिलीजन क्या है, हिंदू रिलीजन क्या है, इस्लाम क्या है, तो उसमें रिलीजियस स्टडी होता था। लेकिन वो जो रिलीजियस स्टडी था वो देखते देखते जो है वो इस्लामिक स्टडी बन गया। तो ये बहुत सारी चीजें सिलेबस में जानबूझकर की गई हैं। और तीसरा, मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर दोस्त हैं, मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी है उसको भी जो गाली देना और उस पर तंज करना, ये भी एक सोची समझी साजिश है। कोई चाहता है कि हम डेमोक्रेसी को बुरा भला कहें, वो कोई चाहता है कि हम उसको कहें कि डेमोक्रेसी में चीजें महफूज नहीं होती। उसकी वजह यह है कि किसी को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि ये जो आजकल, मैं ये समझता हूं, मैं किसी एक पार्टी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन जनरल में बात कर रहा हूं कि आजकल जो असेंबली में हम देखते हैं तमाम असेंबलीज के अंदर, उसमें भी ये जो तमाशे हो रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में कई असेंबली रही लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होती थी, उसके पीछे भी एक साजिश है। मैं ये समझता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन, आप डिसएग्री हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी के ऊपर जिस तरह की चीजें रही हैं, जो जानबूझकर चीजें होती हैं ताकि हम डेमोक्रेसी को कोसें और उसको बुरा भला कहें ताकि कोई और निजाम यहाँ हो सके। मैं ये समझता हूँ कि आज कामरान माइकल हो, वीर जी कोहली हो, कोई भी हमारा माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी इसलिए कहते हैं कि आइन ने कहा है माइनॉरिटी, और इसका एक दूसरा पहलू जो पॉजिटिव पहलू, आपकी बात से मैं एग्री हूं कि नहीं होना चाहिए, नॉन मुस्लिम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान है, दूसरा क्रिश्चियन है, दूसरा हिंदू है। नॉन मुस्लिम कुछ चीज नहीं है, या तो मुसलमान है या फिर क्रिश्चियन है या हिंदू है या पारसी है। नॉन मुस्लिम क्या होता है? नॉन मुस्लिम सच कोई चीज नहीं है। लेकिन हम ये इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई और नाम नहीं है हमारे पास। तो अगर आज हम माइनॉरिटी, हालांकि औरतें हैं जो फीमेल्स हैं, वो मुल्क का 52% है, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि ये इंडिया का भी सिस्टम यही था कि वहां पर जो पसमानदा तबकात थे या पसमानदा कम्युनिटीज थी या पसमानदा एरिया थे, उनको वहां पर कोटा सिस्टम रखा गया, और जो शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं वो रखा गया ताकि उनको फोकस किया जाए, उनको तरजीह दी जाए ताकि वो आगे आ सके। तो इसीलिए हालांकि जो औरतें हैं वो मुल्क का 52% है, 52% है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोटा सिस्टम पे रखा गया ताकि, क्योंकि वो पसमानदा तबका थे और पैट्रियार्की निजाम ने उनको बहुत पीछे धकेल दिया था ताकि उनको वो आगे आ सके और फ्रंट पे आ सके। इसी तरह माइनॉरिटीज के साथ भी इस तरह, बाकी सूबों का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर सिंध के अंदर स्पेशली जो है ना तकरीबन 2 करोड़ के करीब सालाना बजट रखा जाता है ताकि वो उनको स्पेशली तरजीह दी जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। अभी सिलेबस में भी जो नफरत इस तरह की फैलाने वाली चीजें थी
उसको सिंध में यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, फेडरल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। और हम सब मिलकर जो भी किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सब मिलकर उन चीजों से निकलें। जो फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही थी, मैं भी प्रैक्टिस में रहा हूँ, उसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें ठीक करनी है। इश्यू तो अपनी जगह है, उस पर दोस्तों ने बात की, मजीद बातें हो रही हैं, रोज और बातें हो सकती है कि क्या क्या इश्यूज हैं, लेकिन उसको हम ठीक कैसे करें, उसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। वो ये कि जो हम फोर्स कहते हैं वो कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है वो डिपेंड करता है जो बच्ची है उसकी स्टेटमेंट पे। अगर वो 18 साल से बड़ी है और 18 साल से कम उम्र की है तो उसमें कन्वर्जन के लिए तो कानून नहीं है, लेकिन अगर वो शादी करती है तो उस पर वो जो 2016 का कानून है, वो सिंध में 18 साल है, बाकी सूबों में 14 साल है और 16 साल है, सॉरी। और 2-3 केस हमारे पास ऐसे भी आए यहाँ पर घोटकी डिस्ट्रिक्ट के, रीना और रवीना और बाकी लोग, तो उनमें उनको यहाँ सिंध से ले जाकर पंजाब में उनकी शादी की गई, क्योंकि वहां पर 16 साल एज लिमिट है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है कि फोर्स कन्वर्जन। अब एक तो ये कि हम अब ये अवेयरनेस कैंपेन पूरी में चलानी चाहिए कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट फौरी तौर पर बनवा लेना चाहिए। हम जब कोर्ट में जाते हैं तो उस अगले दिन, क्योंकि जो डे ऑफ इंसिडेंट होता है उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट नादरा से बनवाए, कहीं से बनवाए, तो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करता है। फिर वो मेडिकल बोर्ड बनता है, फिर उस बोर्ड में उसकी एग्जामिनेशन होती है कि भाई उसके जो बॉर्न है, जो उससे पता चलता है एज, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है और उसमें फिर वो चीजें हो जाती हैं आगे पीछे, और यहाँ जो सिस्टम चलता है तो वो चीज हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस में, और जहां हम प्रूफ कर जाते हैं वहां पर हमें रिलीफ मिला है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें वर्क करने की जरूरत है। बाकी मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको अवेयर करने की जरूरत है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने कायदीन के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज की हाई कमान है उनके साथ बैठकर जो माइनॉरिटी के इश्यूज हैं उस पर बैठकर जो है डिस्कस करें, ताकि मैं ये समझता हूँ, मेरे लिए एजाज है, मैं ये समझता हूँ और ये दावा करता हूँ कि जो मेरी पार्टी की आदत है वो माइनॉरिटी के इश्यूज जो भी होता है, मैं एक सिर्फ मिसाल दूं कि पिछली दफा तकरीबन 6-7 महीने पहले मेरे चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, और जो आपने शुरू में किसी दोस्त ने मिसाल दिया कि जो 2014 और 16 में बिल जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध असेंबली ने पास भी कर दिया लेकिन गवर्नर ने साइन नहीं किया, तो फिर मैंने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की कि चेयरमैन साहब उस वक्त तो नहीं हो सका, लेकिन आज मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके इसको मूव करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप करें, हम आपके साथ हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है उसको हम इस बात पे ले आए कि वो मिलकर इस पे कानून साजी करें। वो किसी का है ना, साहब लुधियानवी का शायद, के पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है वो इंसान से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहां में हमें प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। तो ये रोने धोने से निकल के इश्यूज हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इशू नहीं है, हम आंख बंद कर लें, लेकिन इश्यूज के साथ साथ हमें करना क्या है उस पर स्ट्रेटजी बना के और सब मिलकर चलें तो कुछ ना कुछ नतीजा निकल आएगा। थैंक यू वीर जी कोहली साहब, आपने बहुत अच्छी और बहुत ही एक मजेदार तरीके से बहुत कुछ बोल दिया। थैंक यू आपका। मेरा जो नेक्स्ट हमारे सेनेटर साहब है उन्होंने बहुत वेट किया, थैंक यू आप। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी जो है वो सेनेट के अंदर 2 दफा करने का आपको मौका मिला, इसके अलावा आपने 3 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों को भी सुपरवाइज किया, यानी आप एज ए मिनिस्टर भी सर्व किया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपके दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ किस्म के वाकया जो है वो कम्युनिटी के साथ पेश आए, बहुत वायलेंट वाकया जिसमें पूरी पूरी बस्तियां जलाई गई, लोगों को जलाया गया। मैं चाहूंगी कि मेरे लिए आपकी स्पीच जब सुनी तो वो आप एक नए कामरान माइकल साहब जो लोगों की नजर में भी हैं, और वो सबका एक व्यू आ रहा है कि ये कामरान माइकल साहब इतने अरसे से कहाँ पे गुम थे, तो आप इतने वोकल अब क्यों हुए हैं, पहले क्यों नहीं थे? और इन सुनहरियों के अंदर यानी इतने टाइम पीरियड के लिए जो आपने अपनी खिदमत अंजाम दी, बसे पर्दा या डायरेक्टली, वो भी हमें बताएं, ताकि लोग जो वो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा करते हैं कि हमारे क्रिश्चियन लीडर्स कुछ करते नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को खुद बताएं कि आपने कुछ चीजें जो है वो डायरेक्टली भी की हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी की। सबसे पहले तो मैं न्यू कासल नेटवर्क टीवी चैनल का, सैमसन जावेद साहब उनकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि हम सबों को मौका दिया और इस बड़े ही संजीदा और जो आज जो टॉपिक जिस पे बात हो रही है बड़ा
मैं समझता हूँ कि संजीदगी के साथ उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई है और देर आए दुरुस्त आए। मेरी चढ़ाई बारी काफ़ी लेट आई है, लेकिन ये जो पार्टिसिपेंट्स थे इनसे बहुत कुछ हमने सुना, सीखा और इनके तजर्बात की रोशनी में मैं समझता हूँ देखने वाले व्यूअर्स भी जो हैं वो मुस्तफीद हुए हों। पहली बात तो ये है कि हमें अफसोस की बात ये है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो जमहूरियत है और अक़लीतें हैं और उनके मसाइल हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें बार बार हर बार जहाँ कहीं भी जिस फोरम पे होते हैं हमें बावर करवाना पड़ता है कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान के लिए। हमें बताना पड़ता है कि हमारे इदारों की कंट्रीब्यूशन क्या है। हमें जैसे शीमा जी ने बताया कि जी पारसियों ने और क्रिश्चियंस ने बड़ा काम किया है तालीम के शोबे में, हेल्थ के दिफा में, तो ये हमें बार बार बावर क्यों करवाना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तानी हैं, जैसा कि हमारा आज का टाइटल जो है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो यही है कि हम सब बराबर के शहरी हैं। जमहूरियत जो है वो सबको इक्वल सिटीजन कंसिडर करती है। जमहूरियत में कोई मजहबी तासुब नहीं है, जमहूरियत में कोई अकलियत कोई अक्सरियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है तो तादाद में हम किसी से कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये जो मिनॉरिटी वर्ड यूज हो रहा है ना इस कल्चर में, इस खित्ते में, इस मुल्क में रहते हुए, ये मिनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी, वो तादाद की हवाले से तो हो सकता है। हमारी तादाद जो है हमारे मुसलमान भाइयों से कम है, इस लिहाज से हम कम। तो ये क्राइटेरिया नहीं है, वो पैमाना, वो आला जिससे नापा तोला जाता है कि कौन मिनॉरिटी में है कौन मेजॉरिटी में। मैं तो उसको समझता हूँ कि वो हुबल वतनी की बुनियाद पर है। और ये जितनी भी कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, भाई हैं, हम सब जो हैं वो पाकिस्तान के खैर खा हैं। इसलिए हम सब मेजॉरिटी में हैं क्योंकि पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए हम कोशिशें करते हैं, एफर्ट्स करते हैं और तगोदा करते हैं। अब बात है कि हमारे दौर में और किस तरीके से ये मामला हुए। मुझे 1 साल मिला एज ए ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो मेरे पास था फेडरल लेवल पे। उससे पहले 3 साल मैं पोर्ट एंड शिपिंग में रहा। पोर्ट एंड शिपिंग का जो पोर्टफोलियो है वो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ था। तो मैं जो यहाँ पे कर सका, जो मेरी खिदमात थी, मैं इस बात को इतराफ़ करता हूँ इस बात का कि अभी बात हो रही थी हिंदू प्रोटेक्शन और मैरिज बिल के हवाले से। तो वफाक में ये भी क्रेडिट मुझे ही गया है कि मैंने वफाक में वो जो पहले ड्राफ्टिंग हो रही थी उसे हमने वेट किया, उसमें पूरी तगोदा की, स्ट्रगल करने के बाद उसे ले भी मैंने किया, उसे असेंबली के दोनों हाउसेज से पास भी मेरे दौर में हुआ। तो वफाक की हवाले से ये जो उन दिनों में बड़ा चल रहा था कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, वो माइग्रेट करके इंडिया की तरफ जा रहे थे। गोठों में उनके साथ बड़ी ज्यादतियां हो रही थी, उन बच्चियों को, बेटियों को, माओं को उठा के ले जाया जा रहा था और जुल्म सितम की दास्तानें थी। तो ये जगहसाई थी पाकिस्तान की। तो हमने इस पे बिल्कुल काम किया और इस इनिशिएटिव को यकीनी बनाया कि इनकी प्रोटेक्शन यकीनी बनाई जा सके। फिर अभी बात की है जिया साहब ने कि क्रिश्चियंस को जो खवातीन के पास आती हैं, दूसरे लोग हैं, उनको मैरिज और डिवोर्स जो हमारे बिल हैं उनमें तो तरामीम के लिए प्रपोज बिल्स हैं, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर काम होना जरूरी है। मैंने उसमें तकरीबन 4 नशिस्तें अपनी तमाम पाकिस्तान के डिनोमिनेशंस को, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, ये मैंने 1 साल की जो एफर्ट मैं बताऊँ, 1 साल में राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स का वजीर, उसमें हमने इस्लामाबाद में, लाहौर में हमने ये नशिस्तें की और उसमें तमाम हमने हेड्स को, जो हमारे क्लर्जी के हेड्स थे, तमाम डिनोमिनेशंस को इन्वॉल्व किया। और इस बात को तो बिल्कुल क्लियर कट हमने किया। जैसे कुछ चीजें थी, मुझे अभी भी याद है कि मैरिज बिल जब हम उसमें अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा जी ये एक चीज थी कि एक बिशप साहब ने कहा जी मैंने 2 बारातों को वापस भेज दिया, क्रेडिट मुझे जाता है। तो मैंने कहा अच्छी बात तो नहीं है कि आपने भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि जी शाम को वक्त हम जो है वो निकाह नहीं करते। तो मैं कहा खुदा तो हर वक्त मौजूद होता है, वो तो रात को भी है और दिन के वक्त भी है। इतराफ है, जो प्रपोजल है और जो एक्सेप्टेंस है खुदा की हजूरी में है, इंसान की हजूरी में तो नहीं है। गवाह जरूर मौजूद होने चाहिए। तो मैंने कहा जी हम इस शिक को खत्म करेंगे, ये आप इसको खत्म करें। सॉरी सर, मैं ऐड करूंगी कुछ इसमें, क्योंकि उसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है उस एक्ट के अंदर, मैरिज एक्ट के अंदर, कि मीन 7 बजे के बाद वो जो है वो निकाह नहीं पढ़ा सकते। लेकिन तरमीम कर रहे हैं ना जी, हम बेसिकली इसी चीज को हम कह रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं। ये जो बिल आना है उसमें अमेंडमेंट्स यही प्रपोज हुई है ना। बात ये थी कि उसमें यही अमेंडमेंट है कि एक बारात लाहौर में पेशावर से आती है, 8-7 घंटे का सफर करके आती है, लेट हो जाती है, कोई और मसला, कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो दुल्हन बनी बैठी रह जाए? 2 दिन वेट करे, उसका निकाह फिर होगा? ये ज्यादतियां हैं। इन ज्यादतियों का ज़ालत हमने करना है। अगर हम खुद से ठीक नहीं हो रहे तो हम दूसरों से कैसे ये रुकवात कर सकते हैं कि वो हमारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें?
तो हमने इस चीज को भी किया। जो बच्ची की उम्र और बेटे की उम्र थी उसे भी इक्वल किया कि दोनों की 18 साल उम्र होनी चाहिए। फिर ये थी कि दोनों में से एक का क्रिश्चियन होना जरूरी है। हमने कहा जी दोनों का क्रिश्चियन होना जरूरी है, क्रिश्चियन मैरिज है, दोनों का क्रिश्चियन होना जरूरी है। और फिर ये डिवोर्स के हवाले से हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि उसमें जो तरामीम प्रपोज होंगी उसमें हमने एंग्लिकन बिशप जो थे उनका नाम लियो पॉल था, उनको लिया, और साथ अरशद जोसेफ साहब जो हमारे कैथलिक डायसिस के बिशप थे उनको हमने इस कमेटी का इंचार्ज बनाया कि ये तमाम डिनोमिनेशन से अपनी जो सिफारिशात हैं वो लेके तो हमें भेजें ताकि उसको ड्राफ्ट को वेट करके हम उसे अमली जमा पहना सकें। तो ये चीजें इस तरीके से थी। बाकी बात रही, आपको याद है कि इसमें जरूरी बात भी होती है कि मेरे पास पोर्टफोलियो कौन सा है, मैं कंसर्न मिनिस्ट्री में हूँ या नहीं। मैंने हमेशा अपनी कोशिश की है कि मैं अपनी कौम की आवाज बुलंद कर सकूं। और आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ड्स कॉलेज की बात इस तकरीर की बात नहीं है, इस तकरीर में मैं बात कर रहा हूँ। इससे कबल भी 1 साल पहले भी आप देखें तो एडवर्ड्स कॉलेज का जब इशू बना उसे असेंबली में, उसे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मैं ही लेके गया और उसको इसीलिए हाईलाइट किया कि इसको किसी तरह से कोई दादरसी मिल सके। हत्ता कि हमने वहाँ के गवर्नर को, वहाँ के दूसरे लोगों को हमने उसमें पार्टी बनाया, उनको तलब किया उस कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी उन्होंने तलब कर लिया। बात सिर्फ ये है कि ये चीजें साथ साथ चलती हैं। फिर उसके बाद कोई भी इंसिडेंट हो, वो आरजू राजा का हो, नदीम जोसेफ का हो, वो सजाद और उसकी बीवी का हो, शमा का, इनको हमने फ्लोर पे भी डिस्कस किया। और मैंने क्या किया, मैंने एक एफर्ट की, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद हैं जो मैं आपको भिजवा भी सकता हूँ, कि हमने ये किया कि जैसे वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि जिंदा जला दिया गया। आपने बात की एक मियाँ बीवी को जो भट्टे पर काम करते थे, शहजाद और शमा जो उसके दोनों मियाँ बीवी थे, उन्हें भट्टे पर जला दिया गया। ये अब इंडिविजुअल एक्ट होता है, किसी भी गवर्नमेंट में हो सकता है। अगर हम आज की ये एक्ट रुक गए हैं क्या, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के काम रुक गए हैं क्या, जिंदा जलाना और हमें मारना, हमारा घराव करना खत्म हो गया? हर दौर में होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं ये चाहती। लेकिन बात सिर्फ ये है, जमहूरियत की जब हम बात कर रहे थे, जमहूरियत की बात क्या है? जमहूरियत की बात ये है कि जैसे हर इंसान के बराबर के राइट्स हैं, ऐसे जमहूरियत के कुछ तकाजे हैं जो पार्लियामेंट के हैं। जमहूरी अमल में ऑपोजिशन का रोल होता है और हुकूमती पार्टी का रोल होता है। ऑपोजिशन का रोल ये है कि वो हर उस नुक्ते को उसके ऊपर निशानदेही करे, उसे रेस करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये जबर हो रहा है, ये सितम हो रहा है। और हुकूमत का जो काम होता है जमहूरी तकाजों को पूरा करते हुए उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे, वो इंश्योर करे इस चीज को कि भी हम जो आपने बात की है उसे हम जो है उसे बिल्कुल टेकअप कर रहे हैं और इस चीज को हम खत्म करेंगे। यही बात होती है, जमहूरी अमल यही है। जमहूरी यही सिखाती है कि एक साइड से जो इश्यूज हैं वो रेस किए जाएं और दूसरी साइड से इश्यूज को एड्रेस किया जाए। जब हम हुकूमत में थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो ग्रीवेंसेस आए हैं उन्हें हम एड्रेस करें। अब हमारे दौर में ही हुआ था कि एक इंसिडेंट हुआ लाहौर में जोसेफ कॉलोनी, तो खुदा का शुक्र है वहां पे कोई जान तो नहीं गई, लेकिन लोगों के घर जला दिए गए। और मुझे याद है कि मैं 1 महीना, मैं मिनिस्टर था लेकिन 1 महीना मैं वहां से गया नहीं। मैं सुबह नाश्ता करके वहां चला जाता था, शाम तक मैंने उनके नए घर बनवाए। उसी टाइम हर घर को हमने कंपनसेट किया और उनको जब तक मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल गया वहां से भी हम मिले। बाकी रही अदालती जंग, वो हमारे वकला ने देखनी है। अभी कोहली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि सर्टिफिकेट्स जो है, वो बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है, उनका इजरा बड़ा जरूरी है जब कोई बच्चा पैदा होता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, इसको इंडोर्स भी करूंगा इस बात को कि हमारा होना चाहिए। लेकिन हम क्यों इंतजार करें, हम ये वेट करें कि इसलिए हमने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया कि इस बच्ची ने एक दिन आना है, इसने कन्वर्ट हो जाना है, मैं ये बर्थ सर्टिफिकेट अदालत में इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। हमें अदालत में हमें उस दिन से बचने के लिए ये जरूरी है कि उन भेड़ियों पर निगाह करें। उन्हें हम क्यों दस्तक देते हैं हमारे घरों तक वो आए, उन्हें क्यों दस्तक देते हैं हमारी बच्चियों तक आए? हमने अपनी बच्चियों को सिखाना है। उन्हें हम अगर उनकी जिंदगियों में झील का बीज बोएंगे तो कदावर दरख्त बनेगा। तो ये समझता हूँ हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली जो दरसगाह है वो पेरेंट्स हैं, वहां से शुरू होना है। हमारे रिलीजियस लीडर्स की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक हम उन बच्चों के जो जहन है वो बिल्कुल कच्चे जहन होते हैं, उनमें जो कुछ डाल दिया जाएगा, जैसा उसे बनाया जाएगा, जिस तरतीब से उन्हें चलाया जाएगा, उसकी तरबियत जैसे की जाएगी, तरबियत के हिसाब से चलेंगे। और मैं आखिर में इस चीज को भी बिल्कुल कहना चाहता हूँ, बरमला कहना चाहता हूँ, इस बात का भी मैं हर जगह पे बात करता हूँ कि जब कन्वर्ट किया जाता है किसी को, कन्वर्जन होती है, बच्ची को हम मजहब जबरन मजहब तब्दील करवाते हैं बच्चे ज़हन को, तो फिर उससे 50-55 साल का बंदा ब्याह के घर ले जाता है, उसे बेटी बना के क्यों लेके जाता, उसे बहन बना के क्यों लेके जाता? उसके घर में 22-23 साल की उसकी बेटी मौजूद होती है जो उससे भी बड़ी होती है, उसे वो क्यों बना के ले जाता? बेसिकली ये लॉ में ये तरमीम होनी चाहिए
कि अगर कोई ऐसी बच्ची आ जाती है, क्योंकि जब हम देखते हैं पर्दा पड़ जाता है उसकी उम्र पर, उसके उन तमाम हद्दोकाल पर पर्दा पड़ जाता है, उसे बताना कासर हो जाता है कि ये बच्ची जो है बालग है या नहीं है, वो माइनर है, लेकिन उसको जबरन मजहबी तब्दील करवाया जाता है और फिर 55 साल के बंदे के साथ ब्याह दिया जाता है, जिसकी बेटियां 22-23 साल की होती हैं, उसे बेटी बना के लेके जाए, उसे बहन बना के ले जाए। और मैंने कभी नहीं देखा, ये शीमा जी यहाँ बैठी हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगा, कभी ये देखा आपने 70-80 साल की खातून को उन्होंने कन्वर्ट किया हो और माँ बना के घर लेके गए हो? कभी नहीं हुआ। तो ये समझता हूँ ये हम सब के ऊपर एक तलवार है, हम सब चाहे किसी भी फोरम पे हैं, वो बात ये नहीं है। आप शायद ये समझते हैं जो पार्लियामेंट में बैठ जाता है वो शायद सुल्तान रही है, सब कुछ काम ही वो करे, गंडासा भी उसे चलाना है, हर काम उसी ने करना है, ये नहीं हो सकता। हम आवाजें तो आपकी बनते हैं, हम आवाज तो आपकी बनते हैं, लेकिन आप सबको, हम सबको मिलके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल भी करना है और मिलकर चलना है। हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन जब तक नहीं करेंगे तब तक एक बात आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान माइकल साहब, चूंकि आपने अपनी बातचीत में बहुत सारे वाकयात को दोबारा से इस तरह से बयान किया और इस तरह से जिक्र किया कि वो बातें याद करके दिल आज भी भर आया। अनफॉर्चुनेटली वही बात जो आपने कही कि दुनिया जा रही है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, दुनिया में बात हो रही है इन्वेंशंस की, दुनिया में बातें हो रही है पता नहीं किस लेवल की, और हम आज तक फंसे हुए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की गिनतियों में। अफसोस की बात यह है कि चाहे आप नंबर्स में कह लें, किसी तरह भी कहें, लेकिन चूंकि एड्रेस किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली हैं तो हम सभी पाकिस्तान के खैर का, और वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू आवर कंट्री। जिस भी लेवल पे जहां पे भी होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान के लिए अपना बेस्ट दें। हमने देखा कि किस तरह माइनॉरिटीज की माइग्रेशन हुई है और एक सीरियस मसला भी है। चाहे हम बात करें क्रिश्चियन, हिंदू, बिहाई, सिख, पारसी, सबके नंबर कहीं ना कहीं हमें ड्रॉप होते दिखे हैं। और आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, बड़ी ही बेहतरीन बात कही आपने कि अंडर एज बच्ची को कभी बेटी या बहन बना के तो नहीं लेके जाते, उनको फोर्सफुली मैरिजेस करके जरूर लेके जाते हैं, और 70 साल की खातून को कभी माँ बना के नहीं लेके जाते। ये हमारे यहाँ कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। और यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, आपकी तमाम खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि जहां कहीं भी जिस भी कैपेसिटी में आप किसी वक्त भी किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, यकीनन ऐसे वाकयात भी होते हैं जो नाखुशगवार होते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो आपने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है और जो आपकी खिदमात हैं को हम सब मिलके खराज तहसीन पेश करते हैं। और आपकी जो रिसेंट अभी स्पीच थी बहुत जोश जज्बे वाली, और जिसमें आपने बड़ा प्रिसाइजली बहुत मुख्तसरन आपने वक्त भी कम लिया और टू दी पॉइंट बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की। और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में एक नई लहर आई है माइनॉरिटीज में, एक नया जज्बा आया है उसके बाद। और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज जो आपने उठाई है ये कहीं ना कहीं किसी बेहतर डायरेक्शन में हम सबको जरूर लेके जाएगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ। पहले तो मैं आपको मेरी आप बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। जिस दिन मुझे सैमसन साहब ने बताया कि आप आ रही हैं, तो मैंने उनको बोला कि मुझे तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने आर्ट के थ्रू और अपने मुख्तलिफ 40 साल की जर्नी के अंदर बहुत ज्यादा फीमेल्स के लिए कंट्रीब्यूट की है। तो मैडम मैं आपसे यही कहूंगी कि क्वेश्चन करूंगी इसी तनाजुर में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 34, 35 जो है, 34 में बड़े एक्सप्रेसिवली कहा गया है कि फीमेल की फुल पार्टिसिपेशन होगी नेशनल लेवल पे हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, और 35 जो है वो साथ में हमें कह रहा है कि हम फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हमें जो अमली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं पे भी नहीं नजर आ रही। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने भी 40 साल सर्व किया है, आप देखते हैं कि 1974 का जो आर्टिकल्स ऑलरेडी डिफाइंड है उनको कभी आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते देखा है, या उस तनाजुर में देखें कि क्या औरतों को प्रॉपर पार्टिसिपेशन दी जा रही है, नाम की पार्टिसिपेशन दे के उनके ऊपर वही उनको कहते हैं ना ग्रैब किया हुआ है, उनको शिकंजे में रखा हुआ है कि ये कहीं पे भी आगे ना बढ़ जाए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, थैंक यू कि आपने मुझे ये इस चीज में इंक्लूड किया। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि देखिए मैं जैसे आपने कहा पिछले 40 साल से इन्हीं सारे मौजूआत पे काम करती रही हूँ, और क्यों जो तरीका हमने इस्तेमाल किया है वो ये कि क्योंकि ये सारा जो है सिलसिला ये एक कल्चरल वैल्यूज का सिलसिला है कि आप
किसी को कहें कि भाई आपका मजहब ऐसा है इसलिए हम आपको बराबर का नहीं मानते हैं, या आप एक औरत हैं इसलिए हम आपको, दिस इज ऑल कल्चरल बायस जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। और ये कल्चरल बायस उसी वक्त खत्म होगा जब आप एक कल्चरल तरीके से जो इकदार होते हैं लोगों के उनको तब्दील करेंगे। देखिए जब इस तरह का किस्सा होता है कि स्कूल में एक बच्चा पानी पीता है और दूसरे कहते हैं कि ये तो गैर मुस्लिम है और इसने हमारे गिलास से पानी पिया तो इसको हम मारेंगे, और इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। तो मतलब ये कहाँ से आए हैं ये वैल्यूज? जैसे एक स्पीकर ने कहा था कि ये हम, बल्कि वीजी साहब ने कहा था कि ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी हमने ये चीजें ऐड कर दी हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिसेस और बायसेस जो होते हैं वो हमने हर जगह फैला दिए हैं, हर लेवल पे फैला दिए हैं, चाहे वो हमारा मीडिया और टेलीविजन हो, चाहे वो हमारी टेक्स्ट बुक्स हो जो स्कूलों में हमें सिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब आई थिंक रियलिटी को फेस करना है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, और हम लोग जब तक रियलिटी को नहीं फेस करेंगे हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ ये कोई क्रिटिसिज्म, ये बुराई नहीं की जा रही है, ये क्रिटिसिज्म या पॉइंट आउट इसलिए किया जा रहा है कि हम इसको बेहतर माशरा बनाए, एक ऐसा माशरा में। अब देखिए कोविड के जमाने में आपने जिक्र किया औरतों का ना, तो पिछले तकरीबन अब 2 साल होने को जा रहा है, 1.5 साल हो गया है कि कोविड में सबसे ज्यादा असर किस पे हुआ है? औरतों पे हुआ। वायलेंस, घर में रहने की वजह से तशद्दुद बढ़ा है, और बच्चों पे भी हुआ है। आप सोचें कि 1.5 साल अगर कोई बच्चे जो हैं वो 1.5 साल उनकी जिंदगियां किस तरह से एक तरह की बर्बादी होगी ना वो बाहर जा सकते हैं, ना वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, ना उनके इम्तिहान हो रहे हैं, ना वो एक दूसरे से मिल सके। तो बहुत इस 1.5 साल में ये एक और इसी कोविड के सिलसिले में जिक्र हुआ था कि जब राशन डिस्ट्रीब्यूट हुकूमत कर रही थी तो वो भी डिस्क्रिमिनेट कर रही थी कि नहीं ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए। हाउ कैन यू डू दैट? मतलब आप देखें कि इज दिस डेमोक्रेसी? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इज दिस डेमोक्रेसी? हमने, मैं कहूंगी कि तहरीक निस्वा की तरफ से हमने कोई 5,000 नॉन मुस्लिम्स को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था इस कोविड के जमाने में, खास तौर से ये सोच करके कि नॉन मुस्लिम्स को करना जरूरी है क्योंकि मुस्लिम्स को तो हुकूमत की तरफ से मिल रहा था। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि जो हमने एक माहौल बना लिया है, जब कोई भी इवेंट में आप जाए पाकिस्तान में, शुरू करते हम सब मुसलमान हैं। भाई क्यों है? किसने कहा कि हम सब मुसलमान हैं? इसी पूरे कॉन्सेप्ट तब्दील कर दिए गए। जो प्लूरलिटी थी, जो डाइवर्सिटी थी, जो वही खूबसूरती थी इन सारे इलाकों की, उसको हमने खत्म कर दिया। और अब ये है कि हम सब एक हैं और एक ही होने चाहिए। नहीं हो सकते और ना हमें होना है, और ना ये कोई ऐसी खूबसूरत चीज है कि सब एक ही शक्ल के हों, एक ही लिबास पहने हुए हों और एक ही तरह से जाए। मतलब इट इज ब्यूटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कितनी के डाइवर्सिटी हो। तो ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी। और फाइनल चीज जो मैं कहना चाह रही थी, जिसका मेरे ख्याल में अब तक जिक्र नहीं हुआ, और जो नॉन मुस्लिम्स के लिए खास तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, एंड दैट इज आवर एंटी ब्लास्फेमी लॉ, जो कि और खास तौर से हम देखते हैं कि वो क्रिश्चियंस पे और हिंदूज पे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है हमारे मुल्क में। ये तो एक मतलब किस तरह से आदमी जिंदा रह सकता है इस लॉ के अंदर कि आप कोई भी चीज को लेकर के आप उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगा दे सकते हैं, और लगाया जाता है मुस्तकिल। सो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि ये जब तक ये चीजें नहीं तब्दील होंगी, वी कैन नॉट कॉल दिस डेमोक्रेसी। वीजी साहब, विद ग्रेट ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, प्लीज कंसिडर दिस कि डेमोक्रेसी डज मीन्स freedom to express, and the freedom of everyone to go and worship where they like, how they like, or if they don't like, I mean to worship, ये फ्रीडम भी होना जरूरी है ना। सो ये है कि मैं तो खैर ये कहती हूँ कि रिलीजन शुड बी अ प्राइवेट मैटर, एंड लॉज जो हमको होने चाहिए और जो हिसाब किताब समाज का होना चाहिए, दैट वो होना चाहिए वो जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कहा गया है, और उसमें total equality है, irrespective of everything. So these were the final things that I wanted to add to today's panel. Thank you so much. Thank you so much, Hima ji.
very well said that we must celebrate diversity. दुनिया को अब जो दुनिया के पैटर्न्स हैं वो वैसे भी अब मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ जा रहे हैं. हम अपने जो सिलेबस है उसका हिस्सा बना रहे हैं कि किस तरह बच्चों को बताने. हम तो देखें, unfortunately again I would say that we are still struggling for the words minority and majority. Very unfortunate. हम दुनिया में उस तरफ जा रहे हैं जहां पे दुनिया जो है वो सुकड़ के एक विलेज बन रही है जिसमें एक दूसरे के साथ रहना सीखना है. हमने सर्वाइवल के लिए ही हमारे जरूरी है कि हमने इस चेंज को एक्सेप्ट करना है. और if we look at the pattern of the universe closely, God has made the universe in such a way that there is so much diversity in it. आप देखें कि अगर आप physical features की तरफ जाते हैं तो God has made mountains, then plains, then rivers, then oceans. There is so much diversity there. लोगों को देखें, उनके रंग, उनकी नस्ल, उनकी ये सारी तो like God has made man and designed the universe this way. हम म्यूजिक की बात करते हैं तो अगर सिर्फ एक ही टोन होता तो शायद चीख की आवाज आती. सिर्फ एक आवाज कितनी भद्दी लगती. वेरिएशन ऑफ टोन्स की बात करते हैं तो हमें म्यूजिक मिलता है ना. तो ये सारी वेरिएशंस, ये सारी डाइवर्सिटी जो है इंसान की जिंदगी का सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट हिस्सा है. और अगर हम उसी को स्नब करेंगे और हम स्ट्रेस करेंगे कि हम एक हैं या हम सबको एक ही होना है और हम उस डिफरेंस को या उस इंडिविजुअलिटी को जो सबकी है उसको नहीं समझेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम इसी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की फाइट में ही पड़े रहेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट. थैंक यू सो मच कि आपने इतनी पॉजिटिव बातें की हैं. और अब मैं मूव ऑन करूंगी. जिया साहब, अभी शीमा जी ने बात की है एंटी ब्लास्फेमी लॉ की. बहुत सारी बातों के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने रेज की है. और चूंकि आपका एक लीगल बैकग्राउंड है, चूंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे वेन्यूज पे आपने बहुत ज्यादा काम किया, हाउ डू यू लुक एट दिस ब्लास्फेमी लॉ इन पाकिस्तान? ये जो स्पेशली माइनॉरिटीज को लेके इसका अब्यूज बड़ा ज्यादा हमने देखा है, इसको आप किस तरह लेते हो? देखिए, इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट ऑलरेडी हो रही है कि इस ब्लास्फेमी लॉ को किस तरह से ऐसा किया जाए कि ये लोग अपनी जाती दुश्मनियों में या कोई और बदला उतारने के लिए इस तरह की चीजें ना हो. क्योंकि ये जिन लोगों पे बने, बाद में कोर्ट्स के जो जजमेंट्स भी आए और कोर्ट्स ने बहुत, हालांकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें डिले बहुत है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोगों को उसमें इंसाफ मिला है. लेकिन यह है कि जब वो इंसाफ मिलता है और वो इतनी देर में मिले कि जब तक वो जेलें भी काट चुके हों और थ्रेट्स भी हों और पूरी फैमिलीज जो है ना रीलोकेट हो रही हों, माइग्रेट हो रही हों, तो आई थिंक ये ऐसी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज हैं. इन सब का क्या काम है? इनका, ये पार्लियामेंट का क्या काम है? वो यही है लोगों के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना, चाहे वो एक शख्स क्यों ना हो. तो मैं समझता हूँ कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है कहीं भी मिसयूज नहीं होना चाहिए जिस तरह पहले होता रहा है, और उसके लिए कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट के पास. बाद में उनको एम्बेरसमेंट ना हो कि भाई दूसरे मुल्कों में करारदादें पास हो रही हैं या यूरोप कोई करारदाद पास कर रहा हो या यूएस जो है वो माइनॉरिटी की जब रिपोर्ट जाए तो वो हमें उसको डिफेंड करना पड़े. तो उससे पहले हमें उसके मेजर्स करने चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो. तो लॉज को देखें, लॉज तो जो बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते कि वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बनाए गए हों, लेकिन ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं कि जो उसको बड़ा ट्विस्ट करके और लोगों को उसमें मुश्किलों में डाल देते हैं और लोग अपने जाती दुश्मनियों को भी पूरा करते हैं. तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही सीरियस नेचर की आज की जो गुफ्तगू हो रही है, और वो डिफरेंट डायमेंशंस में एक डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी मैं कहूँगा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो अभी हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में हम चाहते हैं कि वो लोगों की एग्जिस्टेंस को जो है ना कबूल किया जाए, और जो बराबरी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो बराबरी मिलनी चाहिए. और फिर जो कम्युनिटीज पीछे रह गई हैं, मैं खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करूंगा, कि उनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल मेजर्स करने चाहिए. क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 25 में ये हुकूमतों को ये कहा गया है कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करें. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स
कि अगर वो किसी औरतों को, बच्चों को, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं, कोई खास तबका सोसाइटी का जो पीछे रह गया है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स कर सकते हैं। उनको पार्टिसिपेशन, उनकी जॉब्स, उनकी बाकी चीजों को वो डेवलप किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार तो मौजूद है, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि उसके लिए आपको पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और पॉलिटिकल विल आपको बहुत कम नजर आती है। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, सदका भी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पॉलिटिकल विल की जरूरत है, और पॉलिटिकल विल ही हमें कहीं ना कहीं भूख दिखती है। एक तो सिमा, मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ एक अपनी ऑब्जर्वेशन भी सेनेटर साहब से अर्ज करूँगा कि एक बड़ा काफ़ी अरसे से एक बड़ा अलमिया सा है जो हमें बड़ा फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक मीडिया हम अवेयर करते हैं कि निकाह और इस तरह शादी का जो मामला चल रहे हैं, स्पेशल बहुत सारे कुछ मर्द हजरात इस तरह रास्ता इख्तियार करते हैं कि वो इस्लाम कबूल करके और दूसरी शादी कर लेते हैं, और बीवी भी वहाँ पे, जो पहली बीवी है वो भी वहाँ पे दर दर के धक्के खा रही होती है। इसके लिए भी कोई आपने सोचा है? ये सिमा बाकी पूछेंगे, लेकिन ये इसका भी जरूर आप अपाय कीजिएगा, इस बात का भी। हाँ जी, मैं सेनेटर साहब से ये पूछना चाहूंगी कि अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल पेश हुआ था, और जिसे इनके इन इत्तेहादियों ने ये कह के मुस्तरद कर दिया कि अकलियत पाकिस्तान में इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अकलियतों को तो ये तहफ़्फ़ुज़ात ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इस पे उनका क्या स्टांस था, और फर्दर माइनॉरिटीज को लेके और स्पेशली क्रिश्चियन माइनॉरिटी को लेके उनके फर्दर आगे फ्यूचर प्लान्स क्या? ये एक दफा नहीं हुआ बल्कि 2 दफा, और आपके जमात के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से जिन्होंने ये बिल पेश किया। जी अच्छा, इस तरह है कि बिल्कुल मैंने तो उस टाइम भी इसको कंडेम किया था। बेसिकली इत्तेहादियों ने जरूर किया, लेकिन मूवर हमारी पार्टी के ही सेनेटर थे जावेद अब्बासी साहब, और दोनों दफा उन्होंने मूव किया। बेसिकली जब कोई बिल मूव किया जाता है तो उसे कंसर्न कमेटी के सपोर्ट किया जाता है, और चूंकि मिनॉरिटी मिनिस्ट्री अब एग्जिस्ट नहीं करती, 18वीं तरमीम के बाद वफाक में नहीं है, और वो सूबों में मिनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो के राइट्स जो है दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है, बेसिकली हम इसलिए कहते हैं कि मिनॉरिटी राइट्स और ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पे ही मिनॉरिटीज के इश्यूज को जो है एड्रेस किया जाता है। ये जितने बिल्स आए हैं ये ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री ने ही ले किए हैं। ये जो मैरिज बिल आया हिंदुओं के हवाले से, अभी क्रिश्चियन डाइवोर्स और उस पर तैयारी हो रही है, तो ये सारे बिल्स जो हैं ये ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है से एड्रेस कर रही है। अब जब ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है तो उसकी स्टैंडिंग कमेटी भी मौजूद है, तो ये कंसर्न कमेटी जो बनती थी वो ह्यूमन राइट्स की थी, लेकिन उसे गलत कमेटी जो उससे रेलिवेंट नहीं थी उस कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया, और वो रिलीजियस अफेयर की कमेटी थी। अब हमारे जो राइट्स हैं, हमारे प्रोटेक्शन के बिल्स हैं, हमारा जो पर्सनल लॉ है, उसे एक रिलीजियस कमेटी जो मुस्लिम कमेटी रिलीजियस लॉ को देखती है, पर्सनल लॉ को देखती है, हज के मामला को देखती है, उनका कंसर्न नहीं था। लेकिन इसे 2 दफा गलत कमेटी के सपोर्ट किया गया, और इस पे फिर बड़ी सेर हासिल बहस भी हुई सेनेट में, और मैंने फिर ये बिल्कुल मैं आपके चैनल की वजह से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी में भी ये बात की, और अपने तमाम जो हमारे सेनेटर्स थे, कि ये गलत कमेटी को कंसर्न कमेटी नहीं थी, उसको इन्होंने रेफर किया, और इसीलिए वो बिल जो है वो किल हो गया। कंसर्न कमेटी को जाना चाहिए था, लिहाजा मैं उसी बिल को दोबारा हम ले कर रहे हैं, और मैं इस बिल को दोबारा ले कर रहा हूँ, और ये कमिंग मंथ जो है इस बिल को हम दोबारा हाउस में ले करेंगे। और हम, क्योंकि अब मैं ह्यूमन राइट्स की कमेटी में हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और हमारी कोशिश पूरी होगी कि ह्यूमन राइट्स कमेटी में जब ये जाए, हम तमाम दीगर लोग जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी में इसलिए आए हैं क्योंकि उनका कंसर्न है उन तबकात से जो महरूमियों का शिकार हैं, ताकि उनके ग्रीवियंस को एड्रेस किया जा सके। हम उस कमेटी से भी इसे मंजूर करवाएंगे, फिर जब बिल कमेटी की अप्रूवल के बाद दोबारा ले होगा वोटिंग के लिए, उसे पास करवाएंगे। असल में अफसोस इस बात का है कि वो आपकी इत्तेहादी जमात थी जिन्होंने ये कहा, अब्दुल गफूर हैदरी, वो आपके जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप का आपका इत्तेहादी था जिसने कहा इनको जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ है ना, सारे इत्तेहादी हैं, जी इलेक्शन से लड़ना है।
किसी का क्या पता कब गवर्नमेंट से शेक हैंड कर ले। यहाँ पे तो ये हालात चल रहे हैं ना आजकल, आप देख रहे हैं पीडीएम जी। टूटी फूटी आ रही है। तो बात सिर्फ ये है, इत्तेहादी सिर्फ पार्लियामेंट के हवाले से है, जज्बात के हवाले से इत्तेहादी नहीं है। मेरे जज्बात मेरी कौम के साथ जुड़े हुए हैं, जी। उनके जज्बात नहीं है। इत्तेहादी वही हैं जो आपके साथ आवाज बुलंद करें, जो आपकी आवाज को पुख्ता करें, उसको मजबूत बनाएं, आपको वोट करें, वो इत्तेहादी होता है। इत्तेहादी ऐसे थोड़ी बन जाता है। मैं तो इत्तेहादी मानता नहीं उस बंदे को जो मेरी कौम के खिलाफ हो। मैं आपके चैनल की हिसाब से कह रहा हूँ, जो मेरे साथ खड़ा होगा, मेरी कौम की आवाज से आवाज बुलंद करेगा, वही मेरा इत्तेहादी। Yes. तो मैं इस चीज को भी कहूंगा। दूसरी बात, एक दो चीजें जो है वो मुझसे मिस हुई हैं, मैं उस पर भी जरूर बात करूंगा। मैडम नादिया ने बात की थी कि वो हमें जरूर बताएं, तो मैं बिल्कुल शॉर्टली कि मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक चीज की थी कि मैंने ह्यूमन राइट्स की जो है वो हेल्पलाइन जो थी इंट्रोड्यूस करवाई थी उस साल। तो ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन भी 2016 में हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ताकि रिमोट एरियाज में लोगों को जो मसाइल हैं, चाहे वो खातून है वो रिमोट एरिया में बैठी है, वो हेल्पलाइन के जरिए से अपनी कंप्लेन कर सकती है, और लीगल ऑफिसर्स को वहां पे हमने बिठाया। मैंने एक पीस ट्रेन, पीस के हम अलंबरदार बनते हैं, पीस की बात करते हैं, हम चाहते हैं अमन हो। पीस ट्रेन हमने 2016 में चलाई थी, उसका क्रेडिट भी हमारे दौर को और हमारी मिनिस्ट्री को जाता है। और मैंने अपने हीरोज को ट्रिब्यूट पेश किया। आज तक नहीं हुआ कि हमारे हीरोज को और हमारे शोहदा को ट्रिब्यूट पेश किया गया हो। हम हर दफा क्लेम करते हैं कि एसपी सिंघा जी हमारे हीरो हैं, कास्टिंग वोट पड़ा, अभी मगरबी पाकिस्तान की बात भी की अंजीली साहब ने, तो वो कास्टिंग वोट की बात हो रही थी। तो एसपी सिंघा की डाक टिकट मैंने जारी करवाई प्रेसिडेंट हाउस में, उसकी तकरीब हुई और उनको ये ट्रिब्यूट दिया। पहला कोई ट्रिब्यूट इस तरीके से उन्हें मिला है, अल्फाज के साथ ही मिलता था, कोई उनको हम रिकग्नाइज इस तरीके से नहीं कर सके। शहबाज भट्टी साहब थे, जब वो असैसिनेट हुए तो उनके नाम से मैंने उसी टाइम कैबिनेट से अप्रूवल करवाई पंजाब से, और स्कूल जो था जो खुशपुर में है उनके नाम से मंसूब करवाया, और उसी टाइम उनके भाई को, उनकी पार्टी के दीगर एमपीएस को हमने नोटिफिकेशन दिया। और रोड जो समुद्री से आता, बेसिकली बात करने का मकसद है कि ये चीजें हैं, आपको रिकग्नाइज करना चाहिए अपने उन शोधा को, अपने हीरोज को। अभी आप लाहौर में जब जाते हैं तो अंडरपास एफसी कॉलेज का गुजरते हैं, जस्टिस कुर्नेलियस का नाम लिखा है, वो भी हमारी एफर्ट है, हमने किया। बात सिर्फ ये नहीं है कि छोटे छोटे काम तो हैं, लेकिन वो आपके नाम नजर आने चाहिए, आपकी कंट्रीब्यूशन है, हमें बावर करवाना पड़ता है वो जो बात कर रहा था। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए। और फिर हमारे बहुत से हीरोज थे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे शायर हैं, हमारे मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूट की है पाकिस्तान के लिए, कंट्रीब्यूशन उनकी, तो वो उनको आज तक किसी ने सराहा नहीं। तो हमने 2016 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स करवाए ह्यूमन राइट्स के, उन तमाम तबकात की नुमाइंदगी की। अभी ट्रांसजेंडर की बात कर रही थी सीमा जी, जिन्होंने ट्रांसजेंडर को यहाँ पे प्रमोट किया, ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमने अवार्ड किया। जिन्होंने दुख इंसान की खिदमत की है उनको हमने अवार्ड किया। हमने कोहलियों को अवार्ड किया, हमने दूसरे लोगों को अवार्ड किया जो दूर दराज गुटों में बैठ के लोग खिदमत करते हैं, उनको रिकग्नाइज किया। उन लोगों को रिकग्नाइज किया जो हमारे शायर हैं, हमारे मिली नगमे लिखते रहे हैं, लेकिन वो किसी ने रिकग्नाइज किया। हमारे क्रिश्चियन शायर हैं नजीर कैसर साहब, उनको आज तक किसी ने अवार्ड नहीं दिया, प्रेसिडेंशियल अवार्ड हमने उनको दिलवाया। तो मेरी एफर्ट्स उस वाले से भी थी। और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे, अक्सर हम जब जॉब की दौड़ में दौड़ते हैं तो हम रह जाते हैं, हमारे लोग रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि इनके लिए कोटा होना चाहिए। तो 2009 में शहबाज भट्टी साहब ने वफाक में CSS में और 5% कोटा करवाया। उसी साल पंजाब में मैंने 5% कोटा और PCS में जो है वो कोटा मंजूर करवाया। तो उससे इम्प्लीमेंट, उसके दूर असर असरार जरूर मिल रहे हैं हमें। आज मुख्तलिफ कैटेगरी में लोग जो हैं PCS और CSS करके, आज आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में नजर आ रहे हैं, CSS करके आ रहे हैं। तो ये कोटे ही वैसे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमें दबाया जाता है, जहाँ पे हमें दीवार के साथ लगाया जाता है, तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एफर्ट्स करनी बड़ी जरूरी है। जब तक हम हिस्सा नहीं डालेंगे हम अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। और रही बात आपकी, बड़ा अच्छा कंसर्न है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो हजरात जो अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि उसके साथ ही नथी होना चाहिए। जब फोर्स कन्वर्जन का बिल आए तो ये भी नथी होना चाहिए कि जब तक, देखें बात सिर्फ ये है कि वो शादी कर लेता है और फिर शादी सिर्फ अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए, अपने इलीगल एक्टिविटी को लीगलाइज करने के लिए, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी में इजाजत नहीं है, लेकिन उस इलीगल एक्ट को लीगलाइज करने के लिए वो करता है, तो इस्लाम कबूल करता है। लेकिन हर दूसरे चौथे दिन देखें फिर वो चर्च में बैठा होता है, फिर उसे कोई माशरा तो कबूल नहीं करता, उसे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये डॉज करते हैं, चीट करते हैं तमाम मज़ाहब से, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या दायरे इस्लाम में दाखिल होने वाली बात। जब दोनों से चीट कर रहा है फिर हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिलकर इन जैसे लोगों का हमने रास्ता रोकना है। जैसे उन भेड़ियों का रोकना ना, हमने फोर्स कन्वर्जन करके बच्चियों से शादियां करते हैं, उन भेड़ियों के साथ ये भी भेड़िए हैं जो अपनी दरिंदगी की वजह से, अपने उस नापाक इरादे की वजह से
दूसरी शादी करते हैं। जी कामरान माइकल साहब बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं करना चाह रहा हूँ कि नादिया भी हैं, वो माहिर कानून भी हैं। 1874 या 1872 में था कि जो इस तरह मजहब चेंज करके वो कोई किसी को ले जाता था या दूसरी शादी कर लेता था, तो वो उस पे अगवा का या किडनैप का जो है वो बनता था, मुकदमा बनता था कि वो पहली बीवी उसके निकाह में रहती थी। ये कहाँ पे जाके तब्दीली हुई? या पर्सनल लॉ था, हमारा पर्सनल लॉ था कि वो कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, मजहब चेंज करके नहीं कर सकता, वो उसकी बीवी ही रहती है, बीवी ही रहती है चाहे वो मजहब चेंज कर ले। ये जो हमारा लोकल लॉ है ना जी, जी। उसमें तो चार शादियों की जब इजाजत मौजूद है, गुंजाइश हम्म मौजूद है, हम्म उसी को आड़े बना के देखिए ना। जब अब यही बात आप देख लें, ये हम्म आरजू राजा के केस में देख लें, ठीक है, चले कन्वर्जन हो गई। अब उस बच्ची को दारुल मान में इसलिए भेजा गया कि उसकी शादी हो चुकी है, उसने कहा मैंने माँ बाप के साथ नहीं जाना। अब माइनर को क्या राइट हो सकता है? माइनर का फैसला उसके गार्डियंस ने करना है जब तक वो बालग नहीं हो जाती। उसे उसके घर जाना चाहिए था मकसद से बात करने का। तो यहाँ पे तो लॉ की जब हम बात करते हैं, जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं बाजू का। ऐसे मामला में हम डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। सब तो यहाँ पे दिलेरी के साथ हमें ये काम करना पड़ेगा। और फिर ऐसे जो वाकयात होते हैं, चाहे वो बच्चियों के वाले से, ये जो आपने मर्द हजरात की बात की है, तो इस पे बिल्कुल क्लियर कट एक कानून जो है वो सामने आना चाहिए। और बिल्कुल अच्छी बात है कि आज आपने उस चीज को बिल्कुल उस पे आपने सेर असल बहस करवाई है, सबसे राय ली है। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम ये मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं अगले महीने, हम कोशिश करेंगे कि ऐसे जो बिल्स हैं उन्हें भी हम बिल्कुल ड्राफ्ट करें और ले तो करें ना, ताकि हमें पता हो कि कौन हमारी मुखालफत करता है और कौन हमारे साथ खड़ा है। क्योंकि मैंने तो बात की है कि इत्तेहादी होना बात नहीं है, इत्तेहादी वही है जो मेरे मौक़िफ़ की हिदायत करेगा। इत्तेहादी मेरा वो है कि मेरी कौम की आवाज़ के साथ जब मैं आवाज़ उठाऊँ, मुझे आमीन करे, मेरे साथ सपोर्ट करे। क्योंकि ये लोग जॉइंट इलेक्टोरेट में हमारे वोट लेके आते हैं, हमसे वादे किए होते हैं। तो सिर्फ मेरे अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाना सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ बैठे दूसरे दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने जगहसाई से बचना है, इन तबकात को, जैसे बात कर रही हैं सीमा, बात कर रही है कि अब हम ग्लोबल विलेज में आ गए हैं, अब हम सिमट के रह गए हैं, अब दुनिया में वॉच कर रही है। अब अभी आप ये प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, आप इंग्लैंड बैठे हैं, हम पाकिस्तान बैठे हैं, लेकिन दुनिया में सारी दुनिया देख रही है। बात सब करने का मकसद ये है कि हम ग्लोबल विलेज में हैं। अब हम इस बात के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि हम जो है वो अपनी बात करके भाग जाएं, हम अपनी उस लाइन ऑफ डायरेक्शन से बदल जाएं, चेंज कर लें उसको, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें परफॉर्म करनी है उससे गाफिल हो जाएं। हमने वो करनी है, कोई हमारे साथ है या नहीं है, कोई इत्तेहादी हो ना हो, कोई इत्तेहादी और तरीके से इत्तेहादी हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे इत्तेहादी वही है जो मेरी कौम के इश्यूज पे मेरे साथ खड़ा हो। बहुत शुक्रिया। सर मैं आपकी बात में कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अभी 2021 के अंदर ही, स्टार्टिंग में ही जनवरी के अंदर हमारे पास एक जजमेंट आती है, जिसके अंदर सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, वो एक्सप्रेसिवली कहती है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की को अब शादी करने के लिए वली की जरूरत नहीं है, यानी वो उसको गार्डियन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियोज में जहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड लॉज आ जाते हैं, जजमेंट्स हैं, उस सिनेरियो में रह के हम किस तरह की बात कर सकते हैं कि हम वली की परमिशंस, और जहां तक आरजू राजा की केस की बात करें तो वो तो अंडर एज थी। उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में जो भी जज साहब थे और सारी जो थे वकील, उनको तो बहस ही ये करनी चाहिए थी कि वो अंडर एज है। जब अंडर एज थी तब तक तो ये जजमेंट नहीं आई थी, तब तक तो उसको यही चाहिए था कि हम लोग जो है वो अंडर एज होने के नाते उसको उसके गार्डियंस के हवाले किया जाता। लेकिन उसको शादी का एक लबादा ओढ़ के उसको दारुल अमान भेजना, वो तो लीगली तो लॉ में किसी जगह पे नहीं है। ना ही चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो सिंध के अंदर है, ना पंजाब के अंदर है, ना किसी भी सूबे के अंदर चला जाए। लेकिन चले, हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो हमारे पास एक कामरान माइकल जैसे जो सेनेटर हैं, जो अब हमारी आवाज बनना चाह रहे हैं और बहुत वोकल होके एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स जो है अपने लोगों के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बेटर लॉज जो है हमारे लिए बनेंगे, पॉलिसीज कुछ बनेंगी जो कि मिनॉरिटी को सपोर्ट करेंगी। जैसे वो बोल रहे थे मिनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल भी आएगा, फिर मैरिज बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं जो कि लीगली नहीं हुई थी पहले, अब उसको लीगली ड्राफ्ट किया जाएगा ताकि वो रिलीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी पूरी करे और हमारी जो वक्त की जरूरत है उसको भी पूरा करे। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी
हमारे पास आने वाले वक्तों में खबरें भी आएंगी और बैठ के हम कामरान माइकल साहब की जो अचीवमेंट्स हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो थैंक यू मैं सबका करती हूँ जितने भी मैं हमारे बिल्कुल साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम आपकी खिदमत भी लेंगे। आप हमें जो बिल्स हैं वो ड्राफ्ट करने में हमारी मदद करें। हम बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं इस्लामाबाद में जो लॉयर्स हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन आपकी खिदमत भी हम लेंगे ताकि उन तमाम ग्रीवेंसेस को, इसमें और बिल्स भी शामिल हैं। देखिए बात वही है कि बात ये नहीं है, अब जो अब्बासी साहब थे, जवेद अब्बासी साहब, उन्होंने तो अपना रोल प्ले किया, उन्होंने तो बिल ले कर दिया। अब आगे अगले बंदे ने क्या करना है वो तो बात की बात है, लेकिन हमारा रोल ये होना चाहिए, हमें एफर्ट्स ये करनी चाहिए कि हमारी तरफ से जो है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है उसे हम ऐसा तरीके से सर अंजाम दें। जहां जहां भी बैठे हैं जो हमारा रोल है, मीडिया वाले अपना रोल प्ले करें, बुकला अपना रोल प्ले करें, ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। एंड इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। मैं डॉक्टर अख्तर अंजीली, शीमा किरमानी, एडवोकेट ज़िया अवान, बीजी कोहली और कामरान माइकल साहब की बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और यकीनन बहुत ही पॉजिटिव बातचीत रही है। बहुत से सवालात रह गए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मजीद हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी की बायस हम नहीं कर सके। या तो यकीनन हम इसी की कंटिन्यूएशन में एक और प्रोग्राम करेंगे, या हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस तरह की ही नौयत का हम एक और प्रोग्राम जरूर करें ताकि और बहुत सी बातों की वजाहत हो सके। इसी के साथ चलूंगी सैमसन साहब से की तरफ कि वो प्रोग्राम को ऑफिशियली क्लोज करें। जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा भी सिंध से ताल्लुक है, तो सिंध में जो है वो काफी बेहतर, बलोचिस्तान से भी है, काफी बेहतर सूरत हाल है। ये सवाल ये पैदा होता है कि वफाक कहाँ खड़ा है, क्योंकि सारे इख्तियारात सूबों में चले गए हैं और पंजाब है एक तरफ। अब केपीके में कोई ऐसे वाकयात बहुत कम होते हैं देखने में, कोयटा में भी, लेकिन जो एक आपका पंजाब है उसमें, और वफाक कहाँ पे है। हमें जो पंजाब में जो सूरत हाल है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो हमें वाजिया नहीं होती। वाजिया होती है यहाँ सिंध जो है बड़ा कोऑपरेटिव है, वहाँ पे हमें, वहाँ मिनिस्टर भी हमारे साथ आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, और जो एक बड़ा अलमिया है, हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं, जो पंजाब के नुमाइंदे हैं, वो अक्सर हम बुलाते हैं तो अक्सर नहीं आते, लेकिन जिस तरह दूसरे करते हैं शायद हमें भी ये रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एफर्ट बहुत सारे आ रहे हैं, सेनेटर कामरान साहब बहुत कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सनल हमें पता चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत आपके लिए शुक्रिया हम आपका करते हैं, आज वक्त देने का भी, गो कि आप लास्ट हमारे मुकर्रर थे। फिर मैं ये कहूँगा कि मेरा एक कॉलम भी जंग में और दूसरे अखबारात में भी आया था, वफादारियों का मौसम। ये जो आज का मौजूद गुफ्तगू था कि जमहूरियत में अकलियतों का तस्वर नहीं, हम अकलियत नहीं है, लेकिन हमें वफादारियां गिनवाना पड़ती हैं। ये कहना पड़ता है कि जी हम बराबर के शहरी, हमारे साथ कोई नहीं, हम जन्नत में रहते हैं। बहरहाल इसको वाइंड अप करते हुए आप सबका फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे सीमा बासिफ का जिन्होंने आज का पैनल का सारा अरेंज किया, फिर नादिया साहबा का आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर इन तमाम जो हमारे साथ नाज़रीन देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमें जो प्रमोट करते हैं उनका हमें बहुत जो है वो ममनू उनका शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि जिस तरह जावेद भट्टी साहब हैं, प्रमोशन सारा वो उनके पास होता है, फिर शकील डेविड हैं जो इस सारे नेटवर्क को संभालते हैं, कंट्रोल रूम में होते हैं, एडिटिंग इंजीनियर भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और नाजरीन इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये चैनल बड़े फूले और आगे बढ़े। तो टेक केयर, खुदा आप सबका हामी नासर हो। माइकल साहब हम फिर, कामरान साहब आपसे फिर मिलेंगे खुश कामनाओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबका हामी नासर, थैंक यू।